सो ये दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम अपना पॉलिटी का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको कम से कम इतना समझ में आ जाएगा कि भारत का जो संविधान है किस तरीके से काम करता है, भारत में कितने जितने भी नियम कानून लगते हैं वो कैसे वर्क करता है, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं और इसमें हम पूरे आर्टिकल को समझने वाले हैं, पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं। आपको पता होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जिसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 1950 में और इसे बनने में हमें लग गया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जैसा कि ये सब आपको पता होगा। तो ये बना, लेकिन इसके प्रारूप के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे और इसको हमें पूरा पढ़ना है, राइट। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें पूरे आपको 22 भाग पढ़ने होते हैं, जिसमें से अगर 22 भाग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टोटल आपको 395 आर्टिकल याद करने होते हैं। अगर आप ये 395 आर्टिकल के बारे में जान जाते हो, 395 आर्टिकल आपको पता हो जाता है, तो देश में कैसे कानून लगते हैं, कैसे जो भी नियम कानून होते हैं, सारा चीज़ आपको समझ में आने लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 395 कॉन्स्टिट्यूशन, आप 395 आर्टिकल आपको याद नहीं करने हैं, राइट। इसमें से बहुत सारे तो रिपील हो चुके हैं, राइट। केवल आपको बस ये समझना है कि हमारे देश में कैसे नियम कानून काम करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको लगता है कि 395 आर्टिकल को हम कैसे याद करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितना आप सोचते हो उतना भी कठिन इसको याद रखना नहीं है। हम ऐसे लाइन वाइज लाइन याद करेंगे तो वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके इसको याद करेंगे। जैसे अगर हम 22 भाग हैं तो पहले भाग में अगर हम देखें तो पहला भाग हमारे यहाँ पे बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है, इसके बारे में हमें बताता है। और अगर हम भाग 1 में बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। मतलब अगर एक आर्टिकल 1 से 4 तक आप पढ़ लेते हो तो भाग 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम 10 मिनट में ही भाग 1 कंप्लीट कर लेंगे। आप देख लोगे कि कितना ईजी हमारा पॉलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 1 बोलता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब भारत एक राज्यों का संघ है, राइट। इसी तरीके से अगर हम संघ की बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक हम कॉन्फेडरल की बात कर लेते हैं, कॉन्फेडरल, इसके साथ साथ हमारे पास होता है फेडरल और इसके साथ ही हमारे पास होता है यूनियन। ये 3 तरीके से हमारे पास देखने को मिलता है। इसे हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। इन दोनों को हिंदी में संघ ही बोलते हैं, लेकिन ये अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिए तो ये यूनियन है। वहीं पे अगर हम कॉन्फेडरल की बात करें तो अब दुनिया में कहीं भी कॉन्फेडरल नहीं देखने को मिलता है। ये बहुत ही जल्दी अपने इसमें बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी राज्य हैं, राइट, जितने भी राज्य हैं अपना शक्ति एक केंद्र के पास दे के वो आपस में मिल के रहते हैं। लेकिन ये कॉन्फेडरल ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, वो आपस में टूट जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम फेडरल की बात करते हैं तो अमेरिका में जितने भी, USA में जितने भी राज्य हैं सब फेडरेशन के थ्रू सब फेडरल है। वो अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देकर अपने आपस में एक साथ हैं। लेकिन फेडरल क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ही होता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम फेडरल स्टार्ट कर दें तो आप देख सकते हो कि हमारे भारत में कितने राज्य है, कितनी संस्कृति है। यहाँ पे 5-10 किलोमीटर आगे जाने पर हमारी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा सब चेंज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे फेडरल अगर ला देते तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम इस देश की एकता को बनाए रख पाते। इसलिए यहीं पर हमारे पास यूनियन है, जो कि आर्टिकल 1 में आपको बताया गया है। ये आप याद रखेंगे। इसमें 3 भाग दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद बोला गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन भारत का राज्य है? अगर किसी दिन कोई उठ के खड़ा होकर बोल दिया कि क्या बिहार भारत का राज्य है, क्या झारखंड भारत का राज्य है, क्या छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है, तो हमें बताना होगा ना, हमें पता होना चाहिए कि ये भी भारत का राज्य है। तो जिस तरीके से हमारे पास आर्टिकल्स है, राइट, हमारे पास जिस तरीके से 395 आर्टिकल्स हैं उसी तरीके से हमारे पास अनुसूची भी है। इसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, राइट। ये हमारे पास शेड्यूल है जिसमें 1 से लेके 11 तक शेड्यूल है। इसको हम पढ़ेंगे जब हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तब हम शेड्यूल पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पॉलिटी कैसे पढ़ना है वो अगर हम एक हिसाब से अगर पढ़ते चलते, एक लाइन से अगर पढ़ते चलते हैं तो आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर हम अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप पूछोगे कि सर शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, तो वो फिर सही नहीं हो पाएगा, राइट। तो शेड्यूल 1 बस आपको ये याद रखना है कि शेड्यूल 1 में जितने भी भारत के राज्य हैं, अभी यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वर्तमान में 28 है, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 8 है, और अर्जित भूमि हमारे पास एक भी नहीं है। अब यहाँ पे संविधान बनाने वालों ने अर्जित भूमि क्यों रखा? क्योंकि
संविधान हमारे 5 साल और 10 साल के लिए नहीं है। आप देख सकते हो कि 70 साल से ज़्यादा हमारे पास टाइम हो गया है संविधान को बने, लेकिन आज भी उस संविधान में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, बट वही संविधान हमारे पास चल रहा है। तो वो बनाने वाले का दिमाग वहाँ पे देखो कि अगर किसी आने वाले 100 साल में, आने वाले 200 साल में अगर हम किसी को अपने में मिला लेते हैं, राइट, जैसे सपोज पाकिस्तान में बलूचिस्तान की अलग मांग होती है, बलूचिस्तान वाले को वो अपने में नहीं रखना चाहते, उनको तुच्छ समझते हैं। तो अगर मोदी जी वहाँ पे जाए और उनको अपने में मिला ले तो हमारा अर्जित भूमि हो गया, तो उसको भी तो हमें संविधान में उसको देना पड़ेगा। जितने भी हमारे पास अधिकार हैं सारे अधिकार उसको भी देना पड़ेगा। तो वो है हमारे पास अर्जित भूमि, लेकिन अभी हमारे पास अर्जित भूमि एक भी नहीं है। तो इस तरीके से आर्टिकल 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उस तरीके से आर्टिकल 2 क्या बोलता है, अगर हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, राइट। ये क्या बोल रहा है कि अगर भारत के बाहर, राइट, भारत के बाहर अगर कोई राज्य है, कोई देश है और वो भारत में मिलना चाहता है तो हम राष्ट्रपति को बता के, राष्ट्रपति को बताने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति से हम परमिशन लेंगे। राष्ट्रपति का देश में उतना ही वैल्यू है जितना घर में फूफा जी, उससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। बस उनका एक औपचारिक वैल्यू है, केवल सिग्नेचर मारने के लिए वैल्यू है। लेकिन जो भी देश में, हमारे इंडिया में जो भी पावर है वो सारे प्रधानमंत्री के पास है। केवल रियल पावर प्रधानमंत्री के पास है, वास्तविक पावर जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए प्रेसिडेंट को रखा गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम प्रेसिडेंट को बता के, मतलब एक बार प्रेसिडेंट को बता देंगे कि हम किसी राज्य को किसी दूसरे देश को आपस में मिलाने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ, सिक्किम, राइट। आपको लगता होगा कि सिक्किम हमारे भारत देश का हिस्सा है, बट वो हमारे भारत देश का हिस्सा पहले नहीं था। वो अगर हम बात करते हैं तो वो पहले अलग था। जब चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया, तिब्बत को अपने में मिला लिया, तो सिक्किम, आप देख सकते हो कि सिक्किम बहुत छोटा सा जगह है, ये सिक्किम इतू सा है। अगर जब वो तिब्बत को, चाइना जब तिब्बत को अपने में मिला सकता है तो क्या सिक्किम को वो नहीं मिला सकता? तब सिक्किम ने भारत के पास आया और भारत को बोला कि हम आप में मिलना चाहते हैं, अगर चाइना हमें मार दिया तो। लेकिन ये यहाँ पे ये भी डर होता है ना, सपोज वो अलग देश था और भारत में आता, क्या वो भारत को जानता था? पहले से नहीं जानता था। तो उसे ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ भारत में भी मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे घर में अगर 4 लोग हैं तो एक को कहीं जम्मू कश्मीर भेज दिया, दूसरे को इधर केरल साइड भेज दिया, तीसरे को गुजरात भेज दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो भारत ने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप अगर हम में विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे आके रह के देख सकते हो। तो इसके लिए हमारे संविधान में 25वां अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या होता है? ये सुधार होता है, राइट। ये अमेंडमेंट 25वां अमेंडमेंट किया गया। और जो सिक्किम था 1974 में ये हुआ था और को स्टेट के रूप में हमारे पास रह रहा था, जो कि पूरी तरीके से हमारे स्टेट में नहीं मिला था, को स्टेट की तरह रह रहा था। लेकिन उसे लग गया कि नहीं, भारत तो बिल्कुल हमारी तरह है, भारत की संस्कृति, भारत के जो यहाँ के भारत का जो संस्कृति है उसे बहुत अच्छा लगा। और फिर यहीं पर 36वां अमेंडमेंट करा के और वो भारत का राज्य हो गया, राइट, भारत का राज्य हो गया। 36वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 1975 में हुआ था और ये स्टेट हो गया। और इस तरीके से ये भारत का 22वां राज्य बना था, राइट। ये आप याद रखना कौन सा राज्य कब बना था, 22वां राज्य हमारे पास ये बना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि भारत के बाहर जितने भी, भारत के बाहर अगर कोई देश है, भारत के बाहर अगर कोई राज्य है, वो अगर भारत में मिलना चाहता है तो हम उसे आप अपने भारत देश में मिला सकते हैं, राइट। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उसका या तो हम एरिया चेंज कर दे, या तो बाउंड्री चेंज कर दे, या तो नेम चेंज कर दे। अगर यहाँ पे किसी को लगे कि नहीं, बिहार का ये वाला जो एरिया है इसे हम राजस्थान में दे दे, अगर ये राजस्थान का ये वाला एरिया हम MP में दे दे, तो ये हम कर सकते हैं। इसमें भी हमें केवल राष्ट्रपति को सूचना देना होता है, राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेना होता, राइट। तो ये आप देख रहे हो, सबसे पहले संविधान बनाने वालों का दिमाग आप देखो कि आर्टिकल 2 में बोलता है कि पहले भारत में मिला लो, पहले बाहरी वाले जो राज्य है उसको भारत में मिला लो। अब भारत में मिल गया, अब इसको कुछ भी आप कर दो, नाम चेंज कर दो, बाउंड्री चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो। लेकिन यहीं पे एक केस आ गया, बेरूबरी यूनियन केस, जो कि बहुत ही खतरनाक केस हो गया था और इस पे बहुत ही बहस होने के बाद फिर ये सुलझा। अभी जाके नरेंद्र मोदी के समय में ये सुलझ पाया है। लेकिन यहीं पे बात आती है कि अगर हम आर्टिकल 3 जो है बोल रहा है कि नाम चेंज कर दे, और यही इसी के चलते ये जो आर्टिकल 370 अभी हटा है, आप बहुत ही न्यूज़ में था 370,
उन्हें ये पता ही नहीं था। आप देख सकते हो कि नेता मंत्री इतने अच्छे अच्छे पोस्ट में जाते हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता होता है कि आप नाम बाउंड्री चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये बोल रहे थे कि 370 कैसे हटा सकते हो, इस तरीके से 370 को हम हटा सकते हैं जब प्रेसिडेंट पावर लगता है, जब इमरजेंसी लगता है। हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 352, 356 और 360 पढ़ेंगे, तो तब वहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। लेकिन अभी हम आर्टिकल 3 में हैं, तो हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बेरूबरी यूनियन केस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेरूबरी जो था जगह था वो बांग्लादेश में था, राइट। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। बांग्लादेश पहले आप जानते हैं कि ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो अगर हम देखा जाए, इसको बंटवारा करें तो सीरियल रेडक्लिफ एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने ही इसे बंटवारा किया। और वो इस तरीके से बंटवारा किया कि जितने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन है सबको मिला दिया और ये बट गया अलग। बात ऐसी हो गई कि किसी का घर अगर इंडिया में है तो उसका बाड़ी हो गया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, राइट। इस तरीके से कंडीशन हो गया और यही एक केस बेरूबरी आ गया। बेरूबरी में एक्चुअली वो बांग्लादेश में आ गया था, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम लोग, ये वेस्ट बंगाल में था और यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुसलमान थे और उन्हें जाना चाहिए था एक्चुअली बांग्लादेश में, लेकिन वो इंडिया में रह गए। और बांग्लादेश में भी ऐसे कई जगह थे जहाँ पे मैक्सिमम लोग हिंदू थे, उन्हें आना चाहिए था इंडिया में, लेकिन वो बांग्लादेश में रह गए। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू तो बोले कि हमारा आर्टिकल 3 बोलता ही है कि हम या तो बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, स्टेट का जो भी एरिया है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बोल दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी, ये जो आर्टिकल 3 लग रहा है वो केवल भारत देश के लिए लग रहा है, हम इसका अप्लाई दूसरे देश में नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको भारत देश के किसी एरिया का नाम चेंज करना है, जैसे आप अभी देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपको भारत के अंदर जितना कुछ करना है, जितना खरमंडल करना है, कर सकते हो, लेकिन आपको ये कोई अधिकार नहीं देता कि आप भारत के बाहर जाके ऐसा कुछ करो। तो वो जो बेरूबरी यूनियन केस था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम का केस चलते चलते अभी मोदी जी जब आए तो मोदी जी जब आए तो ये फिर यहाँ पे ये केस कंप्लीट हुआ, ये सॉल्व हो पाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कितना राजनीति चलता है। अगर यही केस जवाहरलाल नेहरू टाइम हो जाता तो बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। अब यहीं पे आता है हमारे पास आर्टिकल, आप देख सकते हो 4। मैंने आपको बताया था कि जब हम भाग 1 पढ़ रहे थे, भाग 1 में हमारे पास आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था। आर्टिकल 4 बोलता है कि जब हम आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट इस पे मना नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है। अब आप पूछोगे कि 368 क्या है, तो ये 368 आर्टिकल 368 बोलता है कि जो भी अगर हम आर्टिकल देखें, जो भी चीज़ 368 में रखा जाता है उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रहना मैंडेटरी हो जाता है, आपको प्रेसिडेंट का सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये आर्टिकल 4 है उसको बोला गया है कि ये 368 के बाहर है। और अगर हम यहीं पे देखें तो आर्टिकल 2 और 3 जब यूज़ करेंगे तो ये 50% बहुमत के साथ हम इसको कर सकते हैं। 50% बहुमत कहने का मतलब अभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी है तो ये इसके पास 50% बहुमत, जैसे लोकसभा में 545 सीट है, राइट। लोकसभा में 545 सीट है तो इसका 50% बहुमत से हम इसको पारित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। अभी आप धीरे धीरे पढ़ते चलो, जब हम पार्लियामेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, भाग 5 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। जब हम आर्टिकल 74 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से मंत्रिमंडल काम करता है। जब हम आर्टिकल 80 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरीके से राज्यसभा काम करता है, किस तरीके से लोकसभा काम करता है। तो अभी हमें बस धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ते चलना है। यहाँ पर देख सकते हो कि प्रेसिडेंट इस पर बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए। और हाँ, यहाँ पे एक छुपी बात ये भी है कि जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 में चेंजेस करेंगे तो हमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंज करना होगा। शेड्यूल 1 अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, शेड्यूल 1 में क्या है कि शेड्यूल 1 में राज्य का नाम है। तो अगर ये बताओ कि अगर हम आर्टिकल 3 यूज़ करके, अगर हम आर्टिकल 3 यूज़ करते हैं और अगर हम आर्टिकल 2 यूज़ करते हैं, मतलब किसी विदेशी राज्य को मिलाते हैं या फिर अंदर हमारे पास जितने भी राज्य हैं उसका नाम अगर चेंज करते हैं तो हमें शेड्यूल 1 में भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम सिक्किम को मिलाए हैं भारत में तो हमें शेड्यूल 1 में भी जाके चेंज करना पड़ेगा कि हमारा जो 22वां राज्य है वो सिक्किम बना है, तो चेंजेस तो हुआ।
उसी तरीके से आर्टिकल 4 में बोला गया है कि किस स्थान से कितने नेता लोग उठेंगे एमएलए के लिए, कितने सीट हैं, कितने विधानसभा के सीट हैं, तो इसमें भी तो चेंज करने पड़ेंगे। तो ये बोला गया है कि जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यूज़ करते हैं तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब रही बात हमारे पास अखंड भारत को देखने की, किस तरीके से जो हमारे पास भारत है वो अलग अलग हो गया था, किस तरीके से अखंड भारत जो था अलग टूट गया। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास अफगानिस्तान था वो सबसे पहले अलग हो गया, फिर बर्मा हमारे से अलग हो गया, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे से टूटकर अलग हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला अगर हम देखें तो डूरंड लाइन खींच दिया गया यहाँ पे। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इसके बीच में जो लाइन है इसको हम बोलते हैं डूरंड लाइन, इसको हम डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। ये 1893 में अंग्रेज इसे अलग कर दिए थे, क्योंकि अफगानिस्तान में जितना भी एरिया है वो पहाड़ी एरिया है और उन्हें उतना उससे फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो वो उसे पहले ही अलग कर दिए। जब डूरंड लाइन खींचा गया था तो वो अफगानिस्तान और भारत को अलग करता था, लेकिन अभी वो फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1935 में म्यांमार को हमसे अलग कर दिया गया। पहले म्यांमार भी हमारे में ही आता था, उसका नाम बर्मा था, लेकिन अब इसे भी अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। सीरियल रेड क्लिफ जो थे वो इसे अलग किए थे, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और ये जो बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ था इसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखना, इसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे पास है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये आप देख सकते हो। अब हमारे पास भारत केवल इतना बचा, लेकिन ये भारत भी हमारे पास ऐसे सिंपल वे में नहीं थे। भारत में भी अगर हम बात करते हैं, भारत को भी अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत सारे आप देख सकते हो कि अलग अलग राज्य, अलग अलग इस तरीके से आपको नक्शा देखने को मिलता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब लगा था। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश कैसा अलग है, भोपाल अलग है, अजमेर अलग है, यहीं पे हैदराबाद अलग है, मैसूर अलग है, विंध्य प्रदेश अलग है। मतलब कि इस तरीके से था, यहाँ पे शासन करने में इतना प्रॉब्लम होता था कि पूछो मत। तभी वहीं पे हमारे पास बहुत सारे कमेटी बैठाया गया, बहुत सारे अध्यक्षता हुई, उसके बाद हम इसको किस तरीके से चेंजेस करते हुए आप देख सकते हो कि ये हमारा पहले भारत था 1951 में, और अभी का जो भारत आप देखते हो उसमें कैसे चेंजेस हुआ इसको भी हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं, एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हुई कि हमारे पास जो भी स्टेट थे वो 500, अगर हम 1900 उससे स्टार्टिंग में देखें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास 552 देसी रियासत थे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज ने खुला छूट दे दिया था कि आपको या तो मन है तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, या तो मन है तो भारत में रह लो, या फिर आप चाहो तो आप खुद का अलग राज्य भी, खुद का अलग देश भी बना सकते हो। तो 552 यहाँ पे थे। यहाँ से 552 में से हमारे पास 539 राज्य थे, 539 राज्य भारत में मिल गए, लेकिन 3 राज्य बहुत ही यहाँ पे नौटंकी करना स्टार्ट कर दिए थे। वो कौन कौन सा था? तो ये आप देख सकते हो, ये जूनागढ़ है, एक हैदराबाद है और एक जम्मू कश्मीर। इन तीनों के बारे में देखेंगे। लेकिन इसे जो भारत में मिलाने का काम दिया गया था वो सरदार पटेल जी को दिया गया था। वीपी मेनन उस समय के आईएएस अधिकारी थे और सचिव हुआ करते थे, और एक माउंटबेटन जो कि अंग्रेज आप देख सकते हो यहाँ पे वायसराय होते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसको हम देखेंगे कि ये कौन थे। ठीक है, तो वहीं पे ये 3 आप याद रखना नाम, जो भारत में रियासत को मिलाने का जो जिम्मा दिया गया था वो इन तीनों को दिया गया था, सरदार पटेल को, वीपी मेनन को और माउंटबेटन को। तो यहाँ पे सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन सबको तो मिला लिए, 539 को मिला लिए, लेकिन ये जो 3 थे, हैदराबाद यहाँ पे आप देख सकते हो, हैदराबाद बोल रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। अब भैया आप भारत के बीच में कैसे अपना देश बनाओगे? तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसमें से अगर हम यहाँ पे देखें ऑपरेशन पोलो यहाँ पे चलाया गया, जिसमें हम आर्मी वाले को पुलिस के भेज दिए थे। तो ये हैदराबाद भी इंडिया में हो गया। रही बात जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में यहाँ पे दिक्कत ये था कि यहाँ का जो राजा था वो मुसलमान था, लेकिन यहाँ के जो मैक्सिमम जनता थी वो हिंदू थी, और ये जूनागढ़ बोलता था कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। अब भैया आप ये बताओ कि यहाँ पे जूनागढ़ है, ये कैसे पाकिस्तान में चला जाता? तो यहाँ पे फिर
जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराने के बाद यहाँ पे जब लोगों से पूछा गया तो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि नहीं हम इंडिया में रहना चाहते हैं, तो ये भी मामला सेट हो गया। लेकिन रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में हरि सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे वो अलग ही डिसीजन ले लिए। उन्होंने कहा कि नहीं हम अलग राज्य, अपना अलग देश बनाएंगे। अब भैया अलग देश बनाने की, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें छूट दे दिया था कि आपको अलग देश बनाना है तो आप अलग देश बना सकते हो, तो हम भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो हमने उसे छोड़ दिया कि जाओ भैया आप अपना अलग देश बना लो। लेकिन यहीं पर बात हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने आतंकवादी घुसा दिए और ये पूरे एरिया, इस वाले एरिया को यहाँ पे कब्जा कर लिया। ये आज भी पीओके के नाम से जाना जाता है, आपको याद होगा। इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया। अब यहाँ से हरि सिंह दौड़ते हुए आए सरदार पटेल के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, दिल्ली के पास, तो वो बोले कि हमें अपने में मिला लो, हमारी रक्षा करो, नहीं तो ये हमारे पूरा जो भी जम्मू कश्मीर है हमारा घर भी नहीं छोड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू तो भैया अच्छे दिल के, जवाहरलाल नेहरू बोले चलो ठीक है हम आपका रक्षा करते हैं। लेकिन सरदार पटेल वहीं पे दिमाग लगाए कि नहीं अभी हमें नहीं करना है, अब जाओ, आपको अपना अलग देश बनाना था, बनाओ अपना देश। लेकिन हरि सिंह के बहुत कहने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेलेरेशन पे सिग्नेचर हुआ और ये हमारे पास 1947 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया का पार्ट बन गया। अब यहाँ पे जब हमारे इंडिया का पार्ट बना जम्मू एंड कश्मीर, तब यहाँ से हम अपने आर्मी को भेजे और जब तक हमारा आर्मी गया तब तक आप देख सकते हो कि ये जो एरिया था, ये एरिया यहाँ पे पाकिस्तान घुसपैठ कर लिया था और ये आज भी पीओके के नाम से जाना जाता है, ये आज भी हमारे पास नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गए, जितना एरिया हमारे जाने से पहले, जितना पाकिस्तानियों ने जितना एरिया कब्जा किया था उतना ही कब्जा किया, एक कदम भी हमारे जाने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये आप देख सकते हो कि जैसे हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था और हमारे पास इतने अच्छे हमारे पास सैनिक शासन थे, राइट, जो कि एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिए। तो ये है हमारे भारत देश की प्रभुत्व जो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे इतना तो हो गया। अब 1951 में आते आते तक आप देख सकते हो कि हमें, अभी मैं जो आपको ये दिखाया था इस तरीके से हमारे पास था, लेकिन यहीं पे हमें इसको और भी अच्छे तरीके से बनाना था। इसको ऐसा हम इसे राज्य में कन्वर्ट करना चाहते थे ताकि यहाँ पे शासन करने में आसानी हो जाए। तो ये आप देख सकते हो जब 1951 में जब ये हमारे पास था तो ब्रिटिश प्रोविंशियल, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, मतलब अलग अलग थे, 4 टाइप के राज्य थे यहाँ पे। अभी केवल हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उस टाइम में आप देख सकते हो कि 4 टाइप के हमारे पास थे। ब्रिटिश जहाँ पे डायरेक्टली रूल करते थे वो अलग था। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पे देसी रियासत ही थे, मतलब कि हमारे जो देश के राजा थे वही शासन करते थे, लेकिन उनके नीचे वो अंग्रेजों के नीचे रह के काम करते थे। उस तरीके से कमिश्नरी मतलब जहाँ पे केवल डायरेक्टली ब्रिटिश शासन जहाँ पे अपना अधिकार जमाया करते थे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये भोपाल हो गया, ये अजमेर हो गया, ये यहाँ पे मैसूर हो गया, ये यहाँ पे कोलकाता था। इस तरीके से वो अलग अलग कर दिए थे और यूनियन टेरिटरी। अब रही बात इसको कैसे अपने आपस में मिलाना है, तो यहीं पे एसके-धर कमीशन जो कि 1948 में गठन किया गया, राइट। ऐसे बहुत सारे कमेटी गठन किया, आपको ये सब याद रखना होगा, राइट। एसके-धर कमीशन पहला ऐसा था, एसके-धर कमीशन और जेबीपी कमेटी, ये दोनों 1948 में ये बनाया गया था। जो कि किस लिए बनाया गया था, तो लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाने के लिए, पूछने के लिए बनाया था। लेकिन ये डायरेक्ट मना कर दिए कि लैंग्वेज के हिसाब से हम स्टेट नहीं बनाएंगे। दो कमेटी जब मना कर दी और यहीं पे लेकिन एक बहुत बवाल हो गया। जो हमारे पास पेट्टू श्री रामलू नाम का एक इंसान था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम मैप की बात करते हैं तो पहले ये इस तरीके से मद्रास हुआ करता था, ये यहाँ पूरा इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पे पेट्टू श्री रामलू जो था वो ऊपर एरिया वाला था, ये ऊपर एरिया वाला था, आंध्रा वाला था, और नीचे तमिलनाडु में ये बोलता था कि हम आंध्रा में हैं, हम तेलुगु अलग हम राज्य बनाना चाहते हैं और तमिल वाले अलग अपना राज्य बना ले। लेकिन यहाँ पे भैया अब हम कैसे बना ले, जो कमेटी हमें बोला था कि हम भाषा के हिसाब से राज्य को अलग नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे जैसे ही मना किए, लेकिन ये 56 दिन का भूख हड़ताल पे बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल पे जैसे ही बैठा तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई 1952 में, राइट। ये जब जैसे 1952 में मृत्यु हुई, अब यहाँ पे बवाल स्टार्ट हो गया। 1952 में मृत्यु हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इसे बहुत ही इधर उधर करके इसको शांत कर दिया जाए। लेकिन 1 अक्टूबर 1953 में इन्हें भाषा के आधार पर पहला स्टेट बनाना ही पड़ा, और जो कि
आंध्र प्रदेश आपका है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला स्टेट कौन सा है, तो आप आंध्र प्रदेश बोलोगे। लेकिन अगर यहीं पे पूछता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला कमेटी कौन है, कमीशन कौन है, तो वह बोलोगे एसके धर कमीशन बना था 1948 में, जो कि रिपोर्ट दिया था 1949 में, राइट। तो ये यहाँ पे देख सकते हो पहला हमारे पास बना। अब जैसे गांव में बोलते हैं ना, छुए का छुआ नहीं लग जाए, मतलब कि एक अगर हम कोई बोल दे, अगर हम किसी एक दोस्त को मैं अगर सपोज कुछ देता हूँ तो दूसरा दोस्त भी बोलेगा कि मुझे भी दो। अब भैया यहाँ पे बवाल होना स्टार्ट हो गया। ये जैसे ही मिला इसको, जैसे ही ये अलग आंध्र प्रदेश बना, अब यहाँ पे गुजरात बोल रहा है कि गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ये पूरा एक ही राज्य हुआ करता था, जिसमें अब सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठने लगे। अब जवाहरलाल नेहरू को लगा भैया अब हम इसको अगर अलग नहीं देंगे तो ये पूरा हमारा कुर्सी छीन लेगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक और फजल अली, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनसे पूछा गया और उसमें तीन मेंबर थे। इसको अपॉइंट 1953 में किया गया था, लेकिन ये जो रिपोर्ट दिया था 1955 में दिया गया था। और फजल अली कमीशन ने बोला कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अगर हम चाहे, अगर सरकार चाहे तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि एक राज्य एक स्टेट का कानून नहीं होना चाहिए। आज कई बार आपको सुनने को मिलता है कि महाराष्ट्र में ऐसा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना जरूरी है। ऐसे अगर बेसिकली हर जगह देखें तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, लेकिन ये गाँव में थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो ये फजल अली कमीशन जो कि बताया, ये 1955 में रिपोर्ट दिया। लेकिन भैया हम फजल अली का बात क्यों माने? हमने संविधान हमारे पास है, हम लोकतंत्र हैं, हमने अपना पार्लियामेंट में लोगों को भेजा है, एमपी संसद को भेजा है, हम फजल अली का बात क्यों माने? तो यहीं पे आपको 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7th अमेंडमेंट किया गया और इसे कानून बना दिया गया। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास अब यहाँ पे 14 स्टेट बन गए और 6 यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है इसको भी हम आगे समझा देंगे, लेकिन अभी आप याद रखो कि जैसे ही फजल अली कमीशन ने ये चीज़ डिसाइड किया, उसके बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हमारे पास बन गया। तो ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा जो राज्य था वो अलग हो गया। आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तमिलनाडु, अभी भी जो गुजरात और महाराष्ट्र था एक ही में था और ये सारे एक ही में हुआ करते थे। लेकिन फिर उसी तरीके से करते करते और जब इसे हम और भी अलग करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा जो भारत राज्य था वो इन भागों में इस तरीके से नक्शा में बट गया। मतलब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि हम स्टार्ट किए थे इस नक्शे से, मतलब हमारा जब संविधान लागू हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास ये नक्शा था, लेकिन हम करते करते, बहुत मेहनत करते करते इस नक्शे में हम पहुंच गए और ये अभी का वर्तमान हमारे पास है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास है, राइट। लेकिन रही बात, यहीं पे थोड़ा सा हमें और चीज़ देखने को मिलता है। एक और कंडीशन यहाँ पे आ गया था, पेप्सू, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको आर्टिकल 356 बताऊंगा तो यहीं पे बताऊंगा कि जो पहला स्टेट इमरजेंसी लगा था वो इसी टाइम पे लगा था, पेप्सू पे। इसका पूरा नाम है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राइट। ये बहुत ही बड़ा राज्य था, ये आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, इधर से पंजाब, ये हरियाणा, ये पूरा एक ही में था और यहाँ पे शासन करने में बहुत प्रॉब्लम जाता था। तो इसी पे एक कमीशन का गठन किया गया, शाह कमीशन, जो कि 1956 में गठन किया गया था और ये बोला कि हमें पेप्सू का जो बंटवारा है करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही पंजाबी एरिया रीजन हो गया है, कुछ एरिया पहाड़ी एरिया हो गया है। तो यहीं पे इसको 4 भागों में बांट दिया। जो आपको पेप्सू एक चीज़ दिखता था उसे हम 4 भागों में बांट दिए, जिसमें आपको जो हिमालय वाला जो एरिया है उसे इन्होंने हिमाचल प्रदेश कहा, जहाँ पे हिंदी बोला जाता था उसे हरियाणा में चेंज कर दिया, जहाँ पे पंजाबी बोला जाता था उसे पंजाब में चेंज कर दिया गया और इन दोनों के बीच में एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, चंडीगढ़, जो कि दोनों का आप देख सकते हो
दोनों की राजधानी बना दी गई, पंजाब और हरियाणा की। तो इस तरीके से जो पेप्सू था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको 4 भागों में बांट दिया गया शाह कमीशन के सिफारिश पे। और इस तरीके से हमारे पास जो भारत का नक्शा है आप देख सकते हो, अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले हमारे पास 29 राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उससे राज्य की दर्जा छीन ली गई और यहाँ पे हमारे पास 28 राज्य हो गए। पहले यहाँ पे 7 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर जो कि 9 हो गए। लेकिन यहाँ पे दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग थे, इसको एक ही में ऐड करके हम दादर नगर हवेली और दमन दीव में चेंज कर दिए। तो अब हमारे पास आप देख सकते हो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये रहा पहला आपका जो पहला यूनिट, पहला भाग है। संविधान में हमारे पास कितने 22 भाग हैं, 22 भाग है, जिसमें से पहला हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। 395 हमारे पास आर्टिकल है, जिसमें से हम 4 आर्टिकल को कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप पहला जो भाग था आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया, थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का संविधान सबको पता होना चाहिए। भले ही आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक इंसान को कम से कम अपने देश में क्या हो रहा है ये चीज़ पता होना चाहिए। हमारे देश के नियम कानून किस तरीके से चलते हैं, कम से कम बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।